हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव स्नेही और आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे प्रीलिम्स एंड मेंस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको ये जो डिटेल्स हैं, ये डायरेक्टली पता भी होनी चाहिए। ठीक है? तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बताऊँगा, लेकिन मैं ये हाइलाइट करूँगा कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ना होगा। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। फर्स्ट अमेंडमेंट की यहाँ पे बात करते हैं, तो जो पहला अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के ठीक बाद वो आया था एंड इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था। एक्चुअली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब उसमें 8 ही शेड्यूल थे। तो जो 9th शेड्यूल था, वो इस पर्टिकुलर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडिया में आया था एंड इसका एम ये था कि जो भी लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास करेगी, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़े बदलाव भी होंगे, वो बदलाव भी चाहे वो बहुत ज़्यादा रैडिकल बदलाव ही क्यों ना हो, अगर उन लॉज़ को 9 शेड्यूल के अंदर ला दिया गया, तो उनके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। मतलब कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उन लॉज़ को क्वेश्चन नहीं कर पाएगा और ये इसलिए था ताकि पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके लिए एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने की ज़रूरत थी। तो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को एक्स्ट्रा मदद करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बहुत बड़े बदलाव करने की फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती थी। इसलिए ये 9th शेड्यूल का एक क्लॉज़ लाया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद सेकंड अमेंडमेंट होता है जिसमें लोकसभा की जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें बदलाव करा जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। थर्ड अमेंडमेंट empowered parliament to control production supply and different materials। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, जो पार्लियामेंट है उसको पावर दे दी कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उनकी सप्लाई एंड प्रोडक्शन को वो कंट्रोल कर सकती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन जितनी ज़्यादा पार्लियामेंट पार्लियामेंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनके पास पावर इतनी आ जाती है इसके बाद, जिससे वो फूड की कमी कहीं होने नहीं देंगे। कहीं उनको पता चला इंडिया के किसी कॉर्नर में कुछ कमी है, किसी दूसरे कॉर्नर में वही चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसको ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर पार्लियामेंट के पास ये पावर है तो। तो ये थोड़ा-सा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा आपको आइडिया रहना चाहिए। जो फोर्थ अमेंडमेंट था, यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को नॉन जस्टिसेबल बना दिया गया था। बट अगेन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो 9th शेड्यूल है, उसको थोड़ा और एक्सपेंड करा था और उसमें और चीज़ें डाल दी गई थी। बट अगेन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब तक हमने देखा फर्स्ट एंड थर्ड अमेंडमेंट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Then fifth amendment allow the president to fix a time limit for state legislatures to express their views on the central laws। So basically यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह से बना है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत पावर मिली है। तो अगर मान लेते हैं पार्लियामेंट ने किसी स्टेट की बाउंड्री, उसका एरिया या उसका नाम बदल दिया, तो वो स्टेट खुद क्या सोचता है, इसका फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पार्लियामेंट ऑलरेडी ये डिसीज़न ले चुका है। एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट ने एक टाइम फिक्स भी कर दिया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेचर है, उसको अपनी कोई 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 अपील करनी है कि भई ऐसा मत करो, तो वो कुछ फिक्स्ड टाइम के बीच में ही कर सकती है। बट अगेन ये आपको पता होना चाहिए कि एक बार पार्लियामेंट ने या प्रेसिडेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि स्टेट का नाम, बाउंड्री क्या होना चाहिए, तो उसके बाद स्टेट खुद क्या सोचता है वो मैटर नहीं करता। ये आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ अमेंडमेंट में एंटर द इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स टैक्सेशन इन द यूनियन लिस्ट रिस्ट्रिक्टेड द स्टेट्स पावर ओवर सच टैक्सेशन। मेनली जो इंटरस्टेट ट्रेड है ना, उसको यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि 3 जो हमारी लिस्ट है, उसमें से जो यूनियन लिस्ट है, उसके अंदर इंटरस्टेट ट्रेड है। इतना बस आपको पता होना चाहिए। सेवंथ अमेंडमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब तक क्या था, जब से इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, उसके बाद से 56 तक इंडिया में 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज़ के पहले बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेशंस थे। अब उनको क्या करा था, स्ट्रीमलाइन करा गया। बहुत सारे स्टेट थे, क्योंकि ब्रिटिश के अंदर जब ब्रिटिश राज था, तब बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जो कि ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्टली अंडर थे। कुछ ऐसे एरियाज़ थे जो इनडायरेक्टली अंडर थे। कुछ ऐसे एरियाज़ थे जो कुछ गवर्नर्स के पास थे, कमिश्नर्स के पास थे। तो मतलब 1956 तक बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो छोटे-छोटे यूनिट्स इंडिया में एग्ज़िस्ट करते थे, वो प्रॉपर्ली स्टेट्स नहीं थे। लेकिन 56 में क्या करा गया, इनको स्ट्रीमलाइन करके 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज़ में ग्रुप कर दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ों का। और ये भी अलाउ कर दिया कि जो एक हाई कोर्ट है,
वो मल्टीपल स्टेट्स का हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है? जैसे जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है या जो पंजाब हाई कोर्ट है, हरियाणा हाई कोर्ट है, हाइपोथेटिकली देखा जाए तो तीनों का एक हाई कोर्ट कर सकते हैं। तो मतलब ऐसी पावर दे दी गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद जो हमारे स्टेट्स थे वो भी काफ़ी बदले थे। फिर 8th अमेंडमेंट आता है 1960 के अंदर, जिसके अंदर रिज़र्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की वो 10 इयर्स और बढ़ा दी जाती है। देखो अब ये हर 10 साल में ना इस टाइप का अमेंडमेंट होगा, तो ये आपको याद रखना है। 1960 में, 1970 में, 1980 में ऐसे अमेंडमेंट्स होंगे हर 10 साल में, जिसमें क्या करा जाएगा, जो रिज़र्वेशन पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वहाँ पे 10 साल के लिए ही रिज़र्वेशन अवेलेबल थी एससीज़ एंड एसटी के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की सिर्फ़। जो बाकी रिज़र्वेशन थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, वो डिफरेंट है। लेकिन जो पॉलिटिकल रिज़र्वेशन थी, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, एससीज़ एंड एसटीज़ की, वो स्टार्टिंग में सिर्फ़ 10 साल थी। 60 में अमेंडमेंट होता है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल खत्म हो गए थे, 60 1960 आते ही, तो एक अमेंडमेंट किया जाता है और जिसमें लिख दिया कि ये जो रिज़र्वेशन है, ये 10 साल और चलेगी। तो ऐसे ही अमेंडमेंट होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है और हर 10 साल में आपको इस टाइप का अमेंडमेंट दिखेगा। तो आपको याद रखना है वो, ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8th अमेंडमेंट। अब आप देखना 1970 में भी ऐसा कोई अमेंडमेंट होगा, उस तक हम पहुँचते हैं। फिर 9th अमेंडमेंट अलाउड द सेसेशन ऑफ बिरुबरी यूनियन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान। तो 9th अमेंडमेंट में क्या होता? बिरुबरी यूनियन एक छोटा-सा लैंड का हिस्सा था, जिसको जो वेस्ट बंगाल में था, उसको पाकिस्तान में बेसिकली ट्रांज़िशन कर दिया गया था। तो 9th अमेंडमेंट है, इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। बिरुबरी यूनियन के नाम से सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत फेमस केस भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 10th अमेंडमेंट में दादरा एंड नागर हवेली को इंडियन यूनियन का पार्ट बना दिया गया था। एक्चुअली 1961 में पोर्चुगीज़ कंट्रोल्ड जितने भी टेरिटरीज़ थी, वो इंडिया में आ गई थी। जो ब्रिटिश कंट्रोल थी वो तो 47 में आ गई थी, जो पोर्चुगीज़ कंट्रोल थी वो 1961 में आई थी। दादरा एंड नगर हवेली उसका ही पार्ट था, ठीक है? अब जैसे देखो जो 12th अमेंडमेंट है, इसमें गोवा, दमन एंड दीव इनको भी इंडिया में पार्ट इंक्लूड कर दिया गया था, क्योंकि ये भी वो टेरिटरीज़ थी जो कि पोर्चुगल के अंदर थी। तो ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है इस तरह से याद रखना, 10 एंड 12 ये आपको साथ में याद रखने हैं, ठीक है? 11th में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 10th और 12th ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट 13 अमेंडमेंट क्रिएटेड नागालैंड एज अ स्टेट विद द स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 371 ए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। नागालैंड बहुत इंडिया में जितने भी स्टेट्स बने हैं, उनमें से सबसे पहले बने हुए स्टेट्स में से एक है एंड दैट इज़ वाई ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो पौंडीचेरी है, इसको भी इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया एंड जो पौंडीचेरी है पहले वो फ्रेंच कॉलोनी थी। तो बाकी सारी जो रीजन्स थे वो ब्रिटिश कॉलोनी थी। गोवा, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली ये पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी एंड जो पुडुचेरी या फिर पौंडीचेरी था ये फ्रेंच टेरिटरी थी। तो इसको इंडियन यूनियन में जोड़ा गया। तो ये 14th अमेंडमेंट था, आपको इसको याद रखना है, ठीक है? देन 15 अमेंडमेंट में जो हाई कोर्ट के जजेस की सीट्स थी वो बढ़ाई थी। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। 16th अमेंडमेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको थोड़ा टाइटन करा गया था एंड ठीक है, अगेन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री के वाइज़, इसलिए मैंने ये सारे इंक्लूड करे हैं ताकि आपको एक आइडिया तो रहे। लेकिन सबको याद रखना इतना ज़रूरी नहीं होता। प्रीलिम्स में मेनली मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे अमेंडमेंट्स का नंबर लिखा होगा और यहाँ पे डिटेल्स लिखी होगी और आपको मैच करना पड़ेगा। या फिर दूसरे टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे पूछ लेंगे कि 12th अमेंडमेंट में क्या हुआ था? 3 स्टेटमेंट लिखी होगी और ऑप्शन होगा कि इन तीनों में से कौन-सी स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। उल्टा भी क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कि दादर एंड नगर हवेली को इंडिया का पार्ट बनाया गया। फिर पूछेंगे ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ? वो ऑप्शन में लिखा होगा। किसी भी टाइप से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है? देन 17th अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल को थोड़ा और एक्सपेंड करा गया, ठीक है? अगेन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। बट एक बार पढ़ लेना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। देन जो 18 अमेंडमेंट है 1966 इसमें पंजाब को रिकॉग्नाइज़ करा एज़ अ स्टेट एंड हरियाणा एंड चंडीगढ़ को भी बनाया गया। एक्चुअली पहले पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ एक ही पर्टिकुलर यूनिट के पार्ट थे। फिर वहाँ पे थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी होती है लैंग्वेज को लेके, तो 1966 में इनको अलग-अलग स्टेट बना दिया जाता है और चंडीगढ़ को एक कॉमन यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। देन 19th अमेंडमेंट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को अबॉलिश करा जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 20th अमेंडमेंट वैलिडेट अगेन नॉट दैट इम्पोर्टेंट। 21st अमेंडमेंट इंक्लूडेड सिंधी एज़ द 15th लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इम्पोर्टेंट है, जो 8th शेड्यूल है, इसमें इंडिया की ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ की लिस्ट है।
ये आपको पता होना चाहिए। कौन-सी लैंग्वेजेज़ हैं ये? ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़। अब ये जो ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ की लिस्ट है, जो 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है, आज की डेट में यहाँ पे 22 लैंग्वेजेज़ हैं, ठीक है? तो 21st अमेंडमेंट के थ्रू तब 22 लैंग्वेजेज़ नहीं थी, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में। वो आपसे पूछेंगे कि कितने अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करे गए 8th शेड्यूल में नई-नई लैंग्वेजेज़ को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है? तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं आपको क्रोनोलॉजिकली याद रखने हैं। मेंस में भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, जहाँ पे वो आपको ये सारे अमेंडमेंट्स लिखने के लिए बोल देंगे। हो सकता है इंटरव्यू में भी ये चीज़ आपसे पूछ लें। तो ये अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है कि सिंधी को इंडिया के 8th शेड्यूल में डाला गया था, 15th लैंग्वेज थी वो। ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि 21st अमेंडमेंट सिंधी इन 8th शेड्यूल, ये आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है? देन 22nd अमेंडमेंट में जो मेघालय है, उसको एक न्यू ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया। मैं एक और चीज़ आपको बोलूँगा, एक तो जो लैंग्वेज वाले अमेंडमेंट्स हैं, इनकी आपको अलग से लिस्ट बनानी है। दूसरा, जितने भी स्टेट्स नए बन रहे हैं, उनकी भी अलग से लिस्ट बनानी है अमेंडमेंट्स की। तो और उनको क्रोनोलॉजिकली याद रखना है कि कौन-सा पहले आया, कौन-सा बाद में। ऐसे अरेंजमेंट में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। फाइन। देन देखो 1969 में एक अमेंडमेंट आता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि पिछला जो अमेंडमेंट था 1960 में आया था जिसमें 10 साल और बढ़ा दिया। यहाँ पे 1969 में ही अमेंडमेंट आ गया कि जो रिज़र्वेशन था वो 10 साल और बढ़ गए। तो अब अगला अमेंडमेंट जो है 1980 के अंदर आएगा या 79 या 80 के अंदर आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 23rd अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट के अंदर मेड इट एक्सप्लिसिट दैट द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में 1971 में जो पार्लियामेंट था वो अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पार्लियामेंट चाहता था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट को बिना किसी ऑब्जेक्शन के अमेंड कर सके, बदल सके। लेकिन क्या हो रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बार-बार यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा था। वो पार्लियामेंट का पर्सपेक्टिव है। इंटरफेयर मतलब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था कि देखो आप पार्लियामेंट में कुछ चीज़ें तो बदल सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस ही बदल दो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा था तो पार्लियामेंट ने एक लॉ पास करा और बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो फंडामेंटल राइट्स को भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के अमेंड कर सकता है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और पहले क्या था कि जो पार्लियामेंट है, यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है, सपोज़ इन दोनों ने मिलके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दिया, लेकिन वो प्रेसिडेंट के पास जाता था। प्रेसिडेंट की मर्ज़ी है कि वो उसको असेंट दे या नहीं। लेकिन यहाँ पे 24th अमेंडमेंट ने क्या करा, जो प्रेसिडेंशियल असेंट है उसको मैंडेटरी कर दिया। मतलब अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो उसको हाँ करना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट था। 25th अमेंडमेंट में जो राइट टू प्रॉपर्टी है बाय मेकिंग कॉम्पेंसेशन फॉर एक्विजिशन नॉन जस्टिसेबल बना दिया। सो बेसिकली 25th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेसिकली जो राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको फंडामेंटल राइट से हटाया गया। पहले वो फंडामेंटल राइट था, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ठीक है? देन 26 अमेंडमेंट में प्रिवी पर्सेस को कैंसल करा गया। एक्चुअली क्या था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब जो बहुत सारे किंगडम्स थे ना, राजा राजा थे, बहुत सारे नवाब थे, इनके एरियाज़ को भी इंडिया में इंक्लूड करा गया। लेकिन ये जो राजा हैं, ये क्यों मानेंगे कि उनका जो किंगडम है वो इंडिया में इंक्लूड हो जाए? तो उनको बोला गया कि आपको ना मंथली या ईयरली हम कुछ पैसे देते रहेंगे। तो इसी को बोला जाता था प्रिवी पर्स। 1971 में 26 अमेंडमेंट एक्ट से इस प्रिवी पर्स को रोक दिया गया। फाइन। 27th अमेंडमेंट में स्पेशल प्रोविजंस बनाए और मणिपुर, त्रिपुरा और मिज़ोरम जैसे स्टेट्स भी हमें बाकी बाद में देखने को मिलते हैं। 28th अमेंडमेंट में क्या होता है कि सेपरेट प्रिविलेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। देन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारा आता है, तो ये सारे क्या बेसिक अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे अमेंडमेंट्स हुए हैं। आप इनको एक बार पढ़ लेना ताकि आपको पता रहे कि ऐसा हुआ है। बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? देन यहाँ पे बेसिकली देखो तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश काफ़ी बड़ा था एंड जो उसका नॉर्दर्न रीजन था, वो पहले भी तेलंगाना के नाम से जाना जाता था, पर वो अलग से स्टेट नहीं था। तो जो नॉर्थ आंध्र प्रदेश में लोग रहते थे, जो आज तेलंगाना का स्टेट बन चुका है, तब क्या था कि तब भी वो कुछ डिमांड्स रख रहे थे। तो उनके लिए थोड़ा स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया 32nd अमेंडमेंट के थ्रू। ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। ठीक है? देन उसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है 35th अमेंडमेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो जो सिक्किम था पहले वो इंडिया का पार्ट नहीं था डायरेक्टली इंडिपेंडेंस के टाइम, लेकिन क्या था सिक्किम
के जो लोग थे और इंडियन लोग थे, जैसे इंडिया और नेपाल की बॉर्डर है, वैसे ही सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर थी। बहुत ज़्यादा इंटरमिंगलिंग थी एंड ये डिसीजन लिया गया कि सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया जाएगा। तो 35th अमेंडमेंट से तो क्या करा गया था, उसको एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया। लेकिन अगले ही साल उसको एक फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड मिल गया। तो ये 35th एंड 36th अमेंडमेंट आपको याद रखने हैं। पहले तो एसोसिएट स्टेट बनाया गया, लेकिन अगले साल उसको फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड दे दिया जाता है। अगले साल नहीं, मतलब अगले अमेंडमेंट में, ठीक है? नेक्स्ट अमेंडमेंट में, ये आपको ध्यान रखना है। देन 37 अमेंडमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली अरुणाचल प्रदेश को मिली, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन 38th अमेंडमेंट में, ठीक है, अब ये थोड़ा-सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यूजुअली क्या है कि रैंडमली ऐसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड अमेंडमेंट्स को प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। देखो, जो लॉ है, वो बनाने की पावर तो सिर्फ़ पार्लियामेंट के पास है, ठीक है? लेकिन अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है? मतलब वो सेशन चल ही नहीं रहा और किसी लॉ की ज़रूरत है, तब क्या होगा? तब प्रेसिडेंट भी लॉ बना सकता है। उस लॉ को कहते हैं ऑर्डिनेंस। 38th अमेंडमेंट में ये बोला गया कि जो ये ऑर्डिनेंस बनाते हैं प्रेसिडेंट, इसको सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता और जुडिशियल रिव्यू के पावर के बियॉन्ड इसको डाल दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ऑब्वियसली आज ऐसा नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे केसेस होते हैं, केशवानंद भारती केस एटसेट्रा, जिसमें ये बोला जाता है कि ये जितने भी प्रोविजंस हैं, जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू को खत्म करा जा रहा है, ये सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बोल दिया जाता है। उसके बाद से ये सारे जितने भी मैंने आपको अब तक अमेंडमेंट्स बताए हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि पार्लियामेंट की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्रेसिडेंट की बहुत सारा पावर बढ़ गई है, सुप्रीम कोर्ट की पावर बहुत कम हो गई है। ये सारे रिवर्स हो जाते हैं 1973 के बाद और 1976, 1978 जैसे बहुत बड़े-बड़े केसेस होते जाते हैं इंडिया में। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 39th अमेंडमेंट में भी ये हुआ था, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 38th। यहाँ पे पार्लियामेंट्स पावर टू मेक लॉज़ ओवर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन, ठीक है? नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एक्सटेंडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स, नॉट दैट इम्पोर्टेंट ईदर। ठीक है, फिर आता है 42nd अमेंडमेंट। देखो क्या होता है कि 73 में केशवानंद भारती केस होता है, जिसमें केशवानंद भारती केस ये बोलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको कोई बदल नहीं सकता। अगर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव करना है, तो वो कर सकता है, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं कर सकता, जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे। मतलब पार्लियामेंट अगर फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करना चाहता है, तो वो कर सकता है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स का वो पोर्शन पार्लियामेंट बदलता है, जो ऑलरेडी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ऐसा अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने जो करा है, वो ऑटोमैटिकली कैंसल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है, जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, वो अपनी पॉलिटिकल पावर और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है, तब इमरजेंसी भी लग जाती है और इस इमरजेंसी के दौरान एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जिसको 42nd अमेंडमेंट बोला जाता है। ये इतना बड़ा अमेंडमेंट था कि इसको कभी-कभी लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं। अब आपको ये लॉजिकली ध्यान रखना है कि ये इमरजेंसी के दौरान आया था, ठीक है? और क्यों आया था? क्योंकि देखो, 73 से पहले बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स करे गए, जिससे पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर रहा था। लेकिन 73 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जितने भी अमेंडमेंट्स अब तक हुए ना, वो किसी काम के रहे ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर बना ली कि भई अगर आपने पार्लियामेंट से कोई भी अमेंडमेंट पास कर दिया, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है, तो वो अमेंडमेंट किसी भी काम का नहीं रहेगा, वो ऑटोमैटिकली कैंसल हो जाएगा। अब ऐसा बोलते ही क्या हुआ, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, इनकी पावर कम हो गई सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिज़न में, जो पहले वो बढ़ा रहे थे, वो वाली। ठीक है? तो अब क्या होता है, इमरजेंसी लगती है। जब इमरजेंसी लग गई, तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट पावर में है, वो कोशिश करेगी ना कि जो पावर उन्होंने 73 वाले केशवानंद भारती जजमेंट से खो दी, वो वापस रीगेन करे। इसलिए ये चीज़ करी जाती है। 42nd अमेंडमेंट पॉलिटिकल पावर को इंक्रीज़ करने के लिए लाया जाता है। बट ऑब्वियसली जैसे ही जो इमरजेंसी खत्म हो गई, तो क्या होगा? इमरजेंसी खत्म हो गई और नई गवर्नमेंट आएगी। नई गवर्नमेंट क्या करेगी? जो भी इमरजेंसी के दौरान अमेंडमेंट करे गए थे, उनको या तो खत्म कर देगी या ज़्यादातर उनको डिलीट कर देगी ऑब्वियसली। तो 42nd इमरजेंसी के दौरान आता है और 44th इमरजेंसी के बाद आता है। इसलिए दोनों काफ़ी ऑपोज़िट हैं। और 44th अमेंडमेंट क्या करता है? 42nd अमेंडमेंट के अंदर जितने भी बदलाव करे गए थे, उनमें से ज़्यादातर बदलावों को वो बदल देता है या डिलीट कर देता है। ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें पहली बात तो जो प्रिएम्बल है, यहाँ पे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी,
इन 3 टर्म्स को इंट्रोड्यूस करा गया था। एंड देखो जो जुडिशियल रिव्यू है कोर्ट्स का उसको वापस कम कर दिया इस अमेंडमेंट के थ्रू और इस टाइम क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है तो ये अमेंडमेंट पास भी हो गया। शिफ्टेड सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर थे। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन पे लॉ सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती थी, लेकिन उनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, जिससे कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन पे लॉ स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। मतलब जो स्टेट्स की पावर है, थोड़ी-सी यहाँ पे कम कर दी, ठीक है? जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनको भी यहाँ पे मैंडेटरी बनाया जाता है। उसके बाद जो लोकसभा एंड स्टेट असेंबली है, उनकी टर्म्स को 5 टू 6 इयर्स भी बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि इमरजेंसी चल रही थी ना और इमरजेंसी चल रही है तो नए इलेक्शन हो नहीं सकते। तो जो अभी लोकसभा है, उसकी टर्म को 1 साल और बढ़ा दिया गया है यहाँ पे। तो ये काफ़ी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। लेकिन फिर इमरजेंसी खत्म होती है एंड 43rd अमेंडमेंट में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर थी ऑर्डिनेंस वाली, उसको वापस क्या करा जाता है, रिस्टोर कर दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है? देन 44th अमेंडमेंट प्रॉपर्ली 42nd अमेंडमेंट को काउंटर करता है। बहुत सारे जो चेंजेस हुए थे 42nd अमेंडमेंट में, उनको वो बदल देता है। जो फंडामेंटल राइट्स थी, जो इमरजेंसी के दौरान रोक दी गई थी, उनको वापस रिस्टोर करा जाता है। ठीक है? जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है? ये हमने देखा था कि इसको हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से, लेकिन इसको क्या करा फंडामेंटल राइट से तो हटा दिया, फिर भी आर्टिकल 300 ए के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को डाल दिया। तो अब आज की डेट में क्या है, देखो पहले तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन हमने देखा एक अमेंडमेंट था जिससे फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। लेकिन इस अमेंडमेंट से क्या करा, राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल तो दिया, लेकिन फंडामेंटल राइट वाले सेक्शन में नहीं डाला। तो आज की डेट में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में फिर भी लिखी है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एंड जो प्रेसिडेंट की पावर है इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाली, वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर है। मतलब अगर प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि आज से इमरजेंसी चालू, तो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है प्रेसिडेंट के डिसीजन को कि ऐसे कैसे चालू? मुझे रीज़न दो। और रीज़न नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट रूल को या जो नेशनल इमरजेंसी है उसको रोक भी सकता है। ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो 5 साल से 6 साल बढ़ाए थे, ठीक है? उसको वापस 5 साल पे रिड्यूस कर दिया गया। तो आप देख सकते हो कितने सारे चेंजेस को रिवर्स करा गया है यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? उसके बाद देखो 1980 आ गया। मैंने कहा था हर 10 साल में जो रिज़र्वेशन है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा में, वो हर 10 साल में 10 साल के लिए बढ़ जाती है। तो 1980 में 45th अमेंडमेंट आता है, जब ये रिज़र्वेशन 10 साल और बढ़ा दी गई। ठीक है? देन 42nd अमेंडमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है 49th अमेंडमेंट, जहाँ पे मिज़ोरम फाइनली एक प्रॉपर स्टेट बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? उसके बाद ठीक है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक आता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट एक्ट है। हो क्या रहा था कि बहुत सारे जो पार्टी के मेंबर्स हैं, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जंप कर रहे थे, रैंडमली। उससे बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ रही थी और कोई भी गवर्नमेंट टिक नहीं पा रही थी। तो हुआ क्या, ये अमेंडमेंट लाया गया जिसमें 10th शेड्यूल को जोड़ा गया। ठीक है? देखो अब तक क्या है, 8th शेड्यूल थे, ये मैंने आपको बताया था। फिर 9th शेड्यूल ऐड करा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फिर अब 10th शेड्यूल भी ऐड कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट के थ्रू। इससे क्या होता है? इससे ये हुआ कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच कर रहे थे, इलेक्ट होने के बाद, वो अगर ऐसा करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे अब। ठीक है? तो ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी गई ताकि जो स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट में वो बनी रहे। फाइन। देन 53rd से अरुणाचल प्रदेश को भी एक पूरा स्टेटहुड मिल जाता है। अ, उसके बाद जो गोवा है, जब उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया था, तब वो एक यूनियन टेरिटरी था। लेकिन 1987 में 55th अमेंडमेंट के बाद उसको भी एक पूरा स्टेटहुड मिल जाता है। मतलब वो प्रॉपर्ली एक स्टेट बन जाता है। ठीक है? देन 57 टी 7th भी बेसिक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा बाकी तो काफ़ी बेसिक है। हाँ, फिर 61st काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 61st अमेंडमेंट में क्या है कि अ, 1989 तक जो वोटिंग एज थी ना वो 21 थी। मतलब 21 से ऊपर वाले ही लोग वोट कर सकते थे। इसको 18 करा गया। तो ये काफ़ी बड़ा अमेंडमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ याद रखना कि जो आपसे ना इंटरव्यू में सजेशन पूछेंगे कि आप बताओ और क्या-क्या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, ऐसा पूछ लिया जा सकता है। तो आपको बताना है कि जो एज है इसको आप 16 भी कर सकते हो। स्पेशली बिकॉज़ आज की डेट में जो यंग लोग हैं, वो डेफ़िनिटली
रैन ऑन एवरेज काफ़ी एजुकेटेड है कंपेयर्ड टू 30-40 इयर्स अगो। तो उनके पास ये वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। लेकिन आपको इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों पता होने चाहिए। तो ये मैं आपको अलग से असाइनमेंट दे रहा हूँ ताकि आप इसको प्रिपेयर करो, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है। 62nd अमेंडमेंट में यहाँ पे जो रिज़र्वेशन है देखो 10 साल हो गए, तो अब इसको 10 साल और बढ़ा दिया गया है 1989 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन उसके अलावा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1990 में आया था। यहाँ पे क्या हुआ था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स बना दिया गया था। मतलब एनसीएससी-एसटी। ये पहले एक ही कमीशन था, ठीक है? 1990 में एक कमीशन बनता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाता है 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1991 का जो अमेंडमेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या था, जो दिल्ली था उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है और उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोला जाता है। इसी के साथ इसके अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाई जाती है। एक्चुअली हुआ क्या था कि दिल्ली पहले तो यूनियन टेरिटरी था, अभी भी यूनियन टेरिटरी ही है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो पॉपुलेशन है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ गई। तो इतने सारे लोग थे जो कि यूनियन टेरिटरी के पार्ट थे, जिनके पास कोई अपना मतलब कोई स्टेटहुड नहीं है, उनका कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो ऐसा लगा इतने सारे लोग एक जगह रह रहे हैं, तो उनका खुद का कोई चीफ मिनिस्टर तो होना ही चाहिए। इसलिए उनको एक लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी गई 1991 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। फाइन, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद अगला ही एक अमेंडमेंट करा गया, जिसमें जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी है, इनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की अनुमति भी दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। एंड यही लैंग्वेजेस वाला एक और अमेंडमेंट यहाँ पे होता है 71st अमेंडमेंट, जहाँ पे कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करा जाता है। ठीक है? ये भी आपको क्रोनोलॉजी को याद रखना है कि कौन-सा अमेंडमेंट किस लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूड कर रहा है। राइट? उसके अलावा फिर ये 2 अमेंडमेंट आता है, बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है। पंचायत जो इंडिया में है वो तो बहुत सालों से चली आ रही है और इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे, लेकिन उनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ करी गई। 74th अमेंडमेंट में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, जैसे म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, इनको भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अम, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है वो है 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ पे एससीज़ एंड एसटीज़ को गवर्नमेंट जॉब्स में रिज़र्वेशन दिया जाता है प्रमोशन के अंदर। तो जॉइनिंग में रिज़र्वेशन था, यहाँ पे प्रमोशन में भी उस रिज़र्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है? उसके बाद 1999 में अगेन 10 साल हो चुके हैं 1989 से, तो 1999 में एक और एक्ट आता है, जिससे जो रिज़र्वेशन है एससीज़, एसटीज़ और एंग्लो इंडियंस का पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर वो 10 साल और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है? देन इम्प्लीमेंटेड अल्टरनेटिव टैक्स शेयरिंग, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है 84th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या होता है कि जो सेंसस पार्लियामेंट्री जो सीट है, वो सेंसस के बेसिस पे होती थी। मतलब ऑब्वियसली एक पार्लियामेंट है, जिसके अंदर मान लेते हैं राजस्थान से सिर्फ़ एक ही सीट है। लेकिन अगले 20 साल में राजस्थान की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। तो ऑब्वियसली जितनी सीट्स राजस्थान को मिली है पार्लियामेंट में, उसका नंबर भी तो बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई। तो ऐसा होना चाहिए था और ऐसा ही होता था। लेकिन क्या करा गया 2001 में, 2001 में ये बोला गया कि अब से जो पार्लियामेंट की सीट्स है ना, वो सिर्फ़ 1971 के सेंसस के बेसिस पर ही होगी। मतलब 1971 सेंसस में जो रेशियो था लोगों का डिफरेंट-डिफरेंट स्टेट से, वही मेंटेन करा जाएगा। चाहे भले ही 2001 में किसी एक स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फिर भी जो उसका रिप्रेजेंटेशन है या उसकी जो उसको जो सीट्स मिली हुई है पार्लियामेंट में, वो नहीं बढ़ेगी और वो उसी बेसिस पे डिसाइड होगा कि उस स्टेट की 1971 में क्या पॉपुलेशन थी। ऐसा क्यों करा गया? ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि जो साउथ इंडियन स्टेट्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करा। लेकिन जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स थे, डेफ़िनेटली उन्होंने भी मेहनत करी, लेकिन वो पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आप ये देखो, साउथ इंडियन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया, लेकिन जिसकी पॉपुलेशन कम है, उसको पार्लियामेंट के अंदर सीट्स भी कम मिलेगी।
तो एक तरह से तो आप साउथ इंडियन पॉपुलेशन को पनिश कर रहे हो कि भई उन्होंने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करा, लेकिन उसकी वजह से उनको पनिशमेंट ये मिल रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर उनकी जो सीट्स है वो कम हो गई। तो ये तो इनजस्टिस हो गया। इस इनजस्टिस को ना होने के लिए 2001 की नहीं, 1971 की जो पॉपुलेशन है उसको यूज़ करा जाएगा पार्लियामेंट में सीट्स डिटरमाइन करने के लिए, और इसको फ्रीज़ कर दिया 2026 तक कि 2026 के बाद जो सेंसस होगा, तब जाके ये प्रोपोर्शन बदलेगा, वरना नहीं बदलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 86th अमेंडमेंट आता है 2002 में, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। एक्चुअली राइट टू एजुकेशन इंडिया में पहले से थी, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं थी, ठीक है? तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट इंक्लूड करा जाता है उसको आर्टिकल 21 ए के अंदर, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। देन 87th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, ठीक है? नॉट दैट इम्पोर्टेंट। उसके अलावा हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है 89th अमेंडमेंट एक्ट। 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बना था ना एक, अब इसको डिवाइड कर दिया जाता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ये 2 अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो जाती हैं, मतलब इनका सेपरेशन हो जाता है। रीज़न यही है कि पॉपुलेशन इन दोनों की ज़्यादा थी और इनके लिए अलग-अलग स्कीम्स भी चल रही थी, तो कमीशन्स भी अलग-अलग होने चाहिए। बस यही रीज़न था, ठीक है? उसके बाद 91st अमेंडमेंट एक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो क्या रहा था कि देखो, कोई पार्लियामेंट के अंदर मान लेते हैं 500 लोग हैं, ठीक है? पार्लियामेंट के अंदर 500 लोग हैं। अब जितने लोग पार्लियामेंट में इलेक्ट होते हैं, उसमें से कुछ लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट बनाए जाते हैं, जिसको आप एग्ज़ीक्यूटिव भी बोलते हो, ठीक है? जैसे बहुत सारे मंत्री पद दिए जाते हैं इन लोगों को। प्रॉब्लम ये थी कि 500 में से अगर 400 लोगों को मिनिस्टर्स बना दिया, तो क्या होगा? 500 में से 500 लोगों को मिनिस्टर्स बना दिया, तो क्या होगा? तो प्रॉब्लम ये थी कि इससे ना एफिशिएंसी तो नहीं आएगी, बट बहुत सारे लोग एग्ज़ीक्यूटिव में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ जाएँगे। ठीक है? और एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। मतलब इतने ज़्यादा मंत्री का क्या ही फ़ायदा? मिनिमम जितने मंत्री होने चाहिए, उतने होने चाहिए जितनी ज़रूरत है। उससे ज़्यादा रख के कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा जो लोगों का टैक्स है, वो वेस्ट होता है उनकी सैलरी भरने के लिए, पेंशन देने के लिए। तो ये बोला गया कि जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में लोग हैं ना, लोकसभा में लोग हैं, उसका सिर्फ़ 15% ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उनको इंक्लूड करा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था जो आपको ध्यान रखना है। 92nd भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगेन ये लैंग्वेज से लिंक्ड है। 92nd के अंदर बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली इनको 8th शेड्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस करा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 93rd अमेंडमेंट में जो ओबीसीज़ के लिए जो रिज़र्वेशन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, इसको प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करा जाता है। ठीक है? अम, उसके बाद देखो अब 10 साल हो चुके हैं अगेन, तो 2009 में 95th अमेंडमेंट आता है, जिससे जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिज़र्वेशन है, प्लस जो एंग्लो इंडियंस की रिज़र्वेशन है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में, अब उसको 10 साल और बढ़ा दिया। तो अगला अमेंडमेंट अब 2019 में आएगा, तब देखेंगे उसको, ठीक है? तो 96 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आता है, जिसमें ओडिया लैंग्वेज का जो नाम है, उसको ओडिया में कन्वर्ट करा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है? 97th अमेंडमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है कि बहुत सारे लोग साथ में आ जाते हैं, उनके पास जितने भी पैसे हैं, ज़मीन हो गई, उनको मिला लेते हैं, पूल कर देते हैं और फिर जब वो मिलाते हैं, पूल कर देते हैं, उस इतने सारे रिसोर्स को यूज़ करके वो कोई बैंक खोल सकते हैं, वो कोई आपस में ही खुद को लोन दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सिस्टम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 97th अमेंडमेंट के थ्रू, ये आपको ध्यान रखना है। एंड जो र राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 91 के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर, इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये आपको याद रखना है, ठीक है? उसके अलावा 99th अमेंडमेंट एक्ट, ये एक ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है? ये आज एक्सिस्ट करता ही नहीं। इसमें क्या था, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात थी। हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर नया जज कौन आएगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये सुप्रीम कोर्ट खुद ही डिसाइड करता है, अपने एक छोटे से डिस्कशन के थ्रू। इस डिस्कशन की बॉडी का नाम है कोलेजियम और इसी को कोलेजियम सिस्टम बोला जाता है। लेकिन हो क्या रहा था कि पार्लियामेंट को लगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो नए-नए इम्पोर्टेंट जजेस हैं, वो नेपोटिज़्म के बेसिस पे या फ़ेवरेटिज़्म के बेसिस पर आ रहे हैं, ना कि मेरिट के बेसिस पे।
तो एनजेएसी एक बॉडी बनाने की कोशिश करी गई, जहाँ पे पॉलिटिशियंस का भी रोल होगा सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस को चुनने में। बट यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, अगर पॉलिटिशियंस का रोल है, तो क्या जो नया सुप्रीम कोर्ट जज आएगा, क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा? इसके चांसेस भी हो सकते हैं। इसलिए इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? देन 100th अमेंडमेंट एक्ट जो 100 अमेंडमेंट था, इसमें क्या था? एक्चुअली इंडिया के अंदर एंड बांग्लादेश के अंदर एक दूसरे के रीजन्स थे। मतलब सपोज़ जो बांग्लादेश है, उसके अंदर छोटी-छोटी इंडियन टेरिटरीज़ हैं और जो इंडिया का रीजन है, उसके अंदर बांग्लादेश की छोटी-छोटी टेरिटरीज़ थी। बहुत ही छोटे-छोटे एन्क्लेव्स थे, ठीक है? और ये इंडिपेंडेंस के बाद से ऐसा था। तो इनको क्या एक्सचेंज करा गया इस अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? देन 101 अमेंडमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा अमेंडमेंट है जिसके थ्रू जीएसटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया और जीएसटी के डिसीजन लेने के लिए एक जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई, जिसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के 279 ए आर्टिकल के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया। अब जो 2 बड़े कमीशन थे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये तो थे ही, साथ में अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसीज़ के लिए भी एक कमीशन को बनाया गया और 102 अमेंडमेंट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करा गया। उसके बाद 103 अमेंडमेंट में क्या करा गया, जो ईडब्ल्यूएस हैं, इनको यहाँ पे 10% तक रिज़र्वेशन दिया जाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। देखो, अब 10 साल हो चुके हैं, तो अब क्या है 2030 तक 10 इयर्स के लिए जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो रिज़र्वेशन है, उसको 10 साल के लिए और बढ़ाया जाता है। तो ये था 104 अमेंडमेंट। अब देखो इसमें ध्यान रखना, अब तक जितने भी मैंने ये 10 साल रिज़र्वेशन बढ़ाने वाले अमेंडमेंट्स को मेंशन करा है ना, इस सब में मैंने आपको बताया शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड एंग्लो इंडियन। लेकिन ये पहला ऐसा अमेंडमेंट है, जिसमें एंग्लो इंडियन का ज़िक्र ही नहीं है, ठीक है? इसमें सिर्फ़ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिज़र्वेशन को बढ़ाया गया है 10 साल तक। मतलब 2020 के बाद से एंग्लो इंडियंस को रिज़र्वेशन जो मिलता था, वो अब नहीं मिल रहा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? देन जो 105 अमेंडमेंट था, इसमें जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस थी, इनके ऊपर लॉ बनाने की पावर स्टेट्स को वापस दे दी गई, ठीक है? एंड जो लेटेस्ट सबसे आखिरी जो अमेंडमेंट है, वो है 106 अमेंडमेंट जिसको नारी शक्ति वंदन अभियान अधिनियम भी बोला जा रहा है, जिसके अंदर 33% जो सीट्स हैं लोकसभा के अंदर और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होती है, उनके अंदर वो विमेन के लिए रिज़र्व करने का एक प्रोविज़न यहाँ पे बनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जो आपको ध्यान रखना है। अभी जो अगला इलेक्शन होगा, लग रहा है कि शायद उसके अंदर 2029 के इलेक्शन के अंदर शायद इसको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं और इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि शायद 2034 के इलेक्शंस में ही इसको इंट्रोड्यूस करा जाए। अब देखते हैं वो कब होगा, बट ये अमेंडमेंट तो फिलहाल पास हो चुका है। तो ये था अमेंडमेंट का लेक्चर। आई होप कि आपको पता चला कौन से अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है और जो इंपॉर्टेंट है प्लीज़ आप उनको थोड़ा और डिटेल में पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड हैव अ वेरी गुड डे।